अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और जिसका सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उसको, और उसके अंदर आज हम टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे कि एक्चुअल में उनकी मीनिंग क्या है। तो जिसके अंदर आज के हमारे जो टॉपिक हैं वो प्रपोजल, प्रॉमिस, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिजी, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वाइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट। आज हम इनके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज़ एन इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 gives us the meaning of all important words used in the act. Think of it like a dictionary at the start of the law. It tells us exactly what each legal word means. सेक्शन 2 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमें ये बताता है कि इस एक्ट के अंदर जो भी वर्ड्स इस्तेमाल होंगे उनकी एक्चुअल मीनिंग क्या होगी। यही मीनिंग है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की। इंटरप्रिटेशन क्लॉज ये बताता है कि आप आगे इस एक्ट के अंदर जो ये वर्ड्स पढ़ेंगे, इन वर्ड्स की मीनिंग क्या होगी। यही एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मकसद है। आगे चलते हैं। सेक्शन 2 हमें प्रपोजल के बारे में बताता है और जिसको ऑफ़र भी कहा जाता है, और इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि व्हेन वन पर्सन शोज़ हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग टू गेट द एग्रीमेंट ऑफ द अदर पर्सन इज़ कॉल्ड अ प्रपोजल। यानी एक शख्स जो है वो अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, और उसको वो एग्रीमेंट बनाना चाहता है, तो ये जो है वो प्रपोजल कहलाता है। और जिसको हम ऑफ़र भी कह सकते हैं कि एक शख्स जो है वो विलिंगनेस शो करता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, अगले शख्स को बताता है, उसे शो करता है विलिंगनेस, तो ये ऑफ़र या प्रपोजल कहलाएगी। इन वन सेंटेंस, अ प्रपोजल एन ऑफ़र मेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हमारे यहाँ सिंपल वर्ड में ऑफ़र कहते हैं, यानी एक शख्स किसी अगले शख्स को ऑफ़र देता है, तो वो हमारी प्रपोजल कहलाती है। प्रपोजल के अंदर 3 चीज़ें देखी जाती हैं। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी आपने वो जो ऑफ़र है वो कम्युनिकेट करनी है, अगले बंदे को बताना है, ये विलिंगनेस शो करनी है कि द अदर पर्सन मस्ट नो अबाउट द ऑफ़र, कि आप उसको बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। फिर मस्ट शो विलिंगनेस, कि वो उसमें आप उसको अपनी ख्वाहिश बताएं, टू डू समथिंग और टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कि आप उसमें कुछ करने की ख्वाहिश रख रहे हैं या कुछ ना करने की ख्वाहिश रख रहे हैं, तो ये आपने वहाँ पर कम्युनिकेट करनी होती है। मस्ट सीक एग्रीमेंट, और उसमें जो आपकी इंटेंशन है वो ये है कि आप उसमें एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि अली सेज टू बिलाल, आई विल सेल माई कार फॉर ₹5 लाख, डू यू वांट टू बाय इट। अली इज़ मेकिंग प्रपोजल टू बिलाल। यहाँ पर अली कहता है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 5 लाख में, क्या आप लोगे। तो ये ऑफ़र होगी, या इसको हम प्रपोजल भी कह सकते हैं। आगे हम जाते हैं और यहाँ पर प्रॉमिस को पढ़ते हैं। सेक्शन 2 हमें बताता है कि व्हेन अ पर्सन रिसीव्स अ प्रपोजल एंड सेज येस टू इट, द प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस। इन सिंपल वर्ड्स, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल प्रॉमिस। यानी जब एक शख्स ने प्रपोजल दिया, ऑफ़र दी, और अगले शख्स ने, सेकंड पार्टी ने, सेकंड पर्सन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब ये हो जाएगा प्रॉमिस। रूल्स क्या हैं कि मस्ट बी कंप्लीट, से येस टू एवरीथिंग नॉट जस्ट पार्ट। जब ऑफ़र आपको दी गई थी, तो आप जब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आप उसमें कम्प्लीटली उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो ही वो जो है प्रॉमिस बनेगा, अदरवाइज़ वो प्रॉमिस नहीं बनेगा। मस्ट बी कम्युनिकेटेड, टेल द पर्सन यू एक्सेप्ट। इसमें आपको जैसे ही ऑफ़र मिली और आप जो एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि जी मैं लेता हूँ या हम ये काम करते हैं, तो वो आपने अगले बंदे को बताना है कि हाँ जी आप इसमें राज़ी हैं और आप ये चीज़ करना चाह रहे हैं। इसकी मिसाल समझ लें। बिलाल सेज येस आई विल बाय योर कार फॉर ₹5 लाख, दिस इज़ एक्सेप्टेंस, नाउ इट इज़ प्रॉमिस। कि आपने रजामंदी दे दी, एक्सेप्ट कर लिया कि जी मैं आपकी कार लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉमिस कंसीडर होगा। सेक्शन 2 का सी हमें प्रॉमिसर एंड प्रॉमिजी के बारे में बताता है। द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस इज़ द प्रॉमिसर, द पर्सन हु रिसीव्स द प्रॉमिस इज़ द प्रॉमिजी। जो बंदा प्रॉमिस कर रहा है, प्रपोजल जिसने दिया है, वो प्रॉमिसर कहलाएगा,
और जिसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है वो प्रोमिसी कहलाएगा। जैसे मिसाल थी, अली सेज आई विल सेल माई कार, अली इज़ द प्रोमिसर। मिसाल के तौर पर बिलाल सेज येस आई विल बाय इट, बिलाल इज़ द प्रोमिसी। सेक्शन 2 का डी बताता है कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग of value given by one party in exchange for the promise of the other party. Simply, it is the price of promise, something you give to get something in return. Consideration का मतलब ये है कि आप कोई ऐसी वैल्यू वाली चीज़ दे रहे हैं जिसके बदले में आप कुछ ले भी रहे हैं। यानी आपके बीच में जो सेल हो रही है, जो एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें आप रिटर्न में कुछ अगले शख्स को दे रहे हैं, वो आपकी कंसिडरेशन कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अली ने कार बेची, आपको कहा कि मैं कार बेचना चाह रहा हूँ 5 लाख में, तो वहाँ पर बिलाल ने कहा कि जी मैं आपकी कार लेता हूँ, तो ये प्रॉमिस हुआ। उसके बाद जब उसने कंसिडरेशन दे दी, यानी वो जो पैसे हैं बीच में रिटर्न में कि आप कार ले रहे हो तो बदल में आप उसको क्या दे रहे हो, रिटर्न में क्या दे रहे हो, तो वो पैसे दे रहे हो, तो वो पैसे क्या होंगे, वो आपके कंसिडरेशन होगी। और ये पैसे भी हो सकते हैं या और भी कोई वैल्यूबल चीज़ हो सकती है। इसकी यहाँ पर जो है वो कुछ टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें पास्ट है, प्रेजेंट और फ्यूचर है कंसिडरेशन के हवाले से। तो पास्ट का ये है कि एक्ट डन बिफोर द प्रॉमिस, यानी एक एक्ट जो कि पास्ट में हो चुका था, ठीक है, और अब उसके बदले में उस शख्स को जो दिया गया है रिटर्न में, वो आपका कंसिडरेशन कहलाएगा। बट चूँकि वो एक्ट पास्ट का था तो उसको पास्ट का कहेंगे। प्रेजेंट का ये है कि आपने एक्ट डन एट द सेम टाइम एज द प्रॉमिस, जैसे ही मुआहिदा हुआ, प्रॉमिस हुआ, उसी टाइम आपने उसके रिटर्न में जो चीज़ देनी थी, गाड़ी आपने ली और उसके पैसे आपने उसी टाइम दे दिए, तो ये आपका प्रेजेंट में होगा। फ्यूचर का ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अली प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स नेक्स्ट वीक, बिलाल प्रोमिसेस टू पे ऑन डिलीवरी, फ्यूचर कंसिडरेशन। अली ने ये कहा कि मैं आपको अगले वीक जो है गाड़ी दूंगा या गुड्स दूंगा, चीज़ें दूंगा, तो वहाँ पर बिलाल ये कहता है कि ठीक है, आप अगले वीक मुझे ये देंगे तो आपको मैं अगले वीक उसके पैसे भी दे दूंगा। तो ये चीज़ जो है वो फ्यूचर में कंसीडर होगी। तो कंसिडरेशन का मतलब ये है कि आप रिटर्न में उसको क्या दे रहे हैं, जो वैल्यूबल चीज़ है, एक्सचेंज कर रहे हैं ना। ज़ाहिर बात है, आप जब उसमें गाड़ी लेंगे तो गाड़ी मुफ्त में तो नहीं लेंगे, तो अगर इसमें कंसिडरेशन नहीं होगी तो आगे जाके हम पढ़ेंगे तो वो फिर एग्रीमेंट भी जो है वो काउंट नहीं होगी। सेक्शन 2 का ई हमें एग्रीमेंट के बारे में बताता है। Every promise and every set of promises that form the consideration for each other is called an agreement. हमने पहले पढ़ा था कि ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जब आपस में होती हैं तो प्रॉमिस क्रिएट होता है। जब ऑफ़र एक्सेप्टेंस होने के बाद बीच में कंसिडरेशन आ जाएगी, जो आप बदल में उसको दे रहे हैं, उसकी वैल्यूबल चीज़, वो जब बीच में आएगी तो वहाँ पर फिर एग्रीमेंट बन जाएगी। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो आपके बने हैं, उसके अंदर जब कंसिडरेशन आएगी तो वो आपकी एग्रीमेंट कहलाएगी। व्हेन टू पार्टीज मेक प्रोमिसेस टू ईच अदर दैट इज़ एन एग्रीमेंट, और उसमें कंसिडरेशन होना लाजिम है। सेक्शन 2F हमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस बताता है। इसका मतलब ये है कि व्हेन बोथ पार्टीज मेक प्रोमिसेस टू ईच अदर एंड ईच प्रॉमिस इज़ द रीज़न कंसिडरेशन फॉर द अदर प्रॉमिस, these are called reciprocal promise. Simply, both people promise each other something. Each promise is the price of the other. इसको मिसाल से नीचे समझते हैं कि अली promise I will deliver the goods next Monday. बिलाल promise I will pay 5 लाख on delivery. एक शख्स ने कहा कि मैं आपको ये चीज़ अगले वीक दूंगा, तो अगले शख्स ने कहा कि ठीक है, अगले वीक मैं आपको इसके बदल में ये पैसे दूंगा। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। एक चीज़ दूसरे के लिए प्रॉमिस है, दूसरे शख्स की चीज़ पहले शख्स के लिए प्रॉमिस है, तो ये हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल। सेक्शन 2G जो है वो हमें वाइड एग्रीमेंट बताता है। एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया था, क्या था कि ऑफ़र एक्सेप्टेंस प्लस उसकी कंसिडरेशन होगी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एग्रीमेंट कहलाएगा। बट वाइड एग्रीमेंट क्या होगा, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एग्रीमेंट कंसीडर नहीं होगा, या वो एग्रीमेंट होने के बाद भी वो ख़त्म हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एन एग्रीमेंट दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ इज़ कॉल्ड अ वाइड एग्रीमेंट। वाइड मीन्स
नो लीगल अफेक्ट, कैन नॉट गो टू कोर्ट, डेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आपने ऐसी एग्रीमेंट की जिसकी कोई लीगल अफेक्ट नहीं है, जिसके लिए आप कोर्ट में जा नहीं सकते, या वो पहले से ही फौतशुदा है। फौतशुदा का मतलब कि वो पहले से ही उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसको हम एब इनिशियो वाइड कहते हैं। कॉमन रीज़न वाई एन एग्रीमेंट इज़ वाइड, ऐसे कौन से सबब हैं, रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, वाइड हो जाती है, डेड हो जाती है, उसकी जो लीगल इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे नो कंसिड्रेशन, अब ऐसी एग्रीमेंट आपने की है जिसमें कोई कंसिड्रेशन नहीं है। अली ने कहा मैं कार बेच रहा हूँ और बिलाल ने कहा ठीक है मैं लेता हूँ, बट आप लोगों ने कोई इसमें जो है वो मनी, पैसे, प्राइस वो आपने यहाँ पर तय ही नहीं किए, विदाउट आप उसके कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा, ये वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो एग्रीमेंट नहीं रहेगा क्योंकि एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन का होना लाजिम है। ठीक है, यानी कोई ना कोई बीच में आप उसके बदल में दे रहे हों। अली सेज आई विल गिव यू माई कार फॉर फ्री, नो कंसिडरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि फ्री वाली चीज़ वो एग्रीमेंट में नहीं आएगी फिर यहाँ पर। वैगरिंग, बैटिंग, अली बेट्स 1000 विद बिलाल ऑन अ क्रिकेट मैच। गैम्बलिंग, यानी आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो कि इल्लीगल है, कानूनन जुर्म है, तो वो भी क्या है, एग्रीमेंट में नहीं आएगी क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है वो लीगल चीज़ें अगर होंगी तो एग्रीमेंट वैलिड होगा, अदरवाइज़ वो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्योंकि जो शर्त है या ऐसी चीज़ें हैं तो वो क्या है, वो गैम्बलिंग जो है वो वैसे ही बाय इटसेल्फ कानूनन जुर्म है, तो वो आपकी एग्रीमेंट में कंसीडर नहीं होगी। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये भी एक इलीगल काम है कि किसी कंपनी को, किसी शख्स को किसी काम करने से रोका जाए और ये एग्रीमेंट किया जाए। किसी के कारोबार को रोकने के लिए दो शख्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं किसी तीसरे बंदे के कारोबार को रोकने के लिए, तो वो भी क्या होगा, वो रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड होगा, तो वो क्या है, वो आपका वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। इलीगल पर्पस हमने पढ़ लिया है पहले से कि किसी इलीगल पर्पस के लिए कोई काम आपस में एग्रीमेंट हो, किसी को मारने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए दो शख्स एग्रीमेंट करते हैं तो वो भी वाइड हो जाएगा। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसी एग्रीमेंट करते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर ए जो है वो बी को कहता है कि मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ कर आऊँगा। आसमान से तारे लाना ये इम्पॉसिबल है, तो ऐसी एग्रीमेंट जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं, तो ये भी वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो जो पॉसिबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई थी। अली एग्रीज टू टच द मून एंड ब्रिंग बैक अ स्टार, ये भी हमने पढ़ लिया है, इम्पॉसिबल एक्ट है, वाइड एग्रीमेंट होगा। रिस्ट्रेन ऑफ लीगल राइट्स, एग्रीमेंट सेइंग यू कैन नॉट गो टू कोर्ट, वाइड, यू कैन नॉट गिव अप योर लीगल राइट्स। बसा औकात हम बहुत सारी जगहों पर ये लिखते हैं, एग्रीमेंट करते हुए हम ये कहते हैं ये एग्रीमेंट तो हमारे बीच में हो रहा है, बट आप इसके बाद आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, इसको चैलेंज नहीं करेंगे या कोर्ट में नहीं जाएंगे। ऐसी कोई एग्रीमेंट जो कि आपको रोके लीगल राइट के लिए, तो वो भी जो एग्रीमेंट होगी वो आपकी क्या होगी, वो वाइड कहलाएगी। सेक्शन 2H जो है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। अब एग्रीमेंट हमने समझ लिया, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझते हैं। एन एग्रीमेंट दैट इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड contract. Simply, not every agreement is a contract, only those which the law will enforce. अब यहाँ पर ये समझना है कि आपने कोई एग्रीमेंट तो कर ली, बट अगर उस एग्रीमेंट को कानून इन्फोर्स नहीं करा पा रहा या वो कोर्ट के अंदर उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो सकता, तो वो ऐसी जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगी, बट जो कोर्ट के अंदर इन्फोर्स होने वाली एग्रीमेंट होगी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एग्रीमेंट जो है वो जब कोर्ट के अंदर इन्फोर्सिबल होगी, कोर्ट उसको मानेगी या कोर्ट उसके ऊपर अमल दरामद करा सकेगी, कोई एक्शन, कोई लीगल जो है उसके ऊपर चीज़ होगी, हो सकती होगी, तो वही आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यानी एग्रीमेंट जो है वो जब इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी। और एक लाइन कही जाती है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कितने भी हों वो सब एग्रीमेंट हो सकते हैं क्योंकि वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, बट सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसी हैं जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये लाजिम है कि वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। अच्छा, इसका एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने की एसेंशियल क्या हैं,
उसके खुसूसियात क्या हैं, वो चीज़ें कौन सी होंगी कि वो जो है वो कहलाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। उसमें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ होनी चाहिए, जो बंदे आपस में ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, मुआहदा कर रहे हैं, वो अडल्ट होने चाहिए, यानी मेजर वो 18 ईयर्स से ऊपर के हों या इतने हों, साउंड माइंड हों, यानी वो बिल्कुल सलाहियत याफ्ता हों, उस पागल ना हों, जहनी तवाज़ुन ठीक हो, नॉट डिसक्वालीफाइड, यानी उसके ऊपर कोई, उन बंदों के ऊपर कोई ऐसी डिसक्वालिफिकेशन ना हो कि कोर्ट ने उनको कहा हो कि ये बंदे एग्रीमेंट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। तो ऐसी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ होना लाजमी है, तो वो ही कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होगा। अगर उसमें अनसाउंड माइंड ने, किसी पागल शख्स ने एग्रीमेंट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। किसी बच्चे ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा। और हमने पढ़ा है जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट, पर्पज़ मस्ट बी लीगल, हमने पहले ही पढ़ा है कि आपका जो पर्पज़ है, ऑब्जेक्ट है, अगर वो इल्लीगल है तो आप उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट उसको कंसीडर नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आप दो शख्स जो हैं वो एग्रीमेंट करते हैं कि तीसरे शख्स को मारना है, तो अब ये चूँकि इसका जो पर्पज़ है वो लॉफुल नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी होना लाजमी है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने कहा कि मैं आसमान से तारे तोड़ कर आऊँगा, तो एग्जैक्टली वो पॉसिबल नहीं है, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, अगर उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो यानी उसकी पॉसिबिलिटी होना लाजमी है। और उसके अलावा लॉफुल कंसिडरेशन, यानी जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके अंदर कोई ना कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। उस मुआहदे के अंदर आपने कुछ ना कुछ रिटर्न देना हो, वो वैल्यूबल चीज़ हो, फिर चाहे वो 1 रुपया हो, 10 रुपये हों, 10 लाख हों, कितने भी हों, वो आप अगर उसमें इंक्लूड करेंगे तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर कंसिडरेशन नहीं होगी, उसके अंदर कोई पैसे नहीं होंगे, कोई वैल्यू नहीं होगी, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। फ्री कंसेंट मेन एलिमेंट है। इसका मतलब है कि आप जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं वो फ्री कंसेंट है। आप विदाउट जो है किसी प्रेशर के, विदाउट फ्रॉड के, अनड्यू इन्फ्लुएंस के, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई कॉर्जन नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, ये तमाम चीज़ों से बरी होकर आप अपनी मर्ज़ी से, अपने तवाज़ुन में आप जो है वो एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर की जाएगी। अगर उसके अंदर प्रेशर किया जा रहा है आपके ऊपर, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिस्टेक्स हैं, ये तमाम चीज़ें अगर आपके साथ, या मिस रिप्रेजेंटेशन है कि आपने अगले को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उस चीज़ की और आप ऐसे धोखेबाजी कर रहे हैं, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर वो इन्फॉर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा। और 8वां है नॉट डिक्लेयर्ड वाइड, यानी कोर्ट ने या लॉ ने पहले से कुछ ऐसी चीज़ें जिनको वाइड करार दे दिया हो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर गैम्बलिंग जो है, जैसे हमने कहा कि जो अपना शर्त वगैरह लगाना है, अब ये कानून ने इसको पहले से बता दिया है कि ये क्या, ये जुर्म है, तो अब ऐसी क्रिकेट के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर शर्त लगाना, एग्रीमेंट करना, ये जीता वो जीता, मैं इतने दूंगा, ये करूँगा, तो ये चीज़ें पहले से ही इसको बताया गया है कि ये वाइड हैं, डिक्लेयर्ड हैं, तो उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर वो डिक्लेयर्ड वाइड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे इसको ये पढ़ना है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कैपेसिटी टू पार्टीज़ होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन हो, फ्री कंसेंट हो, फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स हो, उसमें टर्म्स वगैरह बताए जाएँ, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, यानी वो चीज़ होने के काबिल हो, और नॉट डिक्लेयर्ड वाइड, कानून ने उसको कहीं पर मना ना किया हो। सेक्शन 2I जो है वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन करता है। इसका मतलब ये है कि अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट which is valid but can be cancelled by one party if he chooses to cancel it. Simply, the contract is valid but the person who was cheated or forced can cancel it if he wants. इसकी मिसाल ये है कि आपके सर के ऊपर किसी ने पिस्तौल रख कर, गन रख कर ये कहा कि मेरे साथ एग्रीमेंट करो फ़लाँ वाली, या कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ। अब आपने उस टाइम तो राज़ी हो गए, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फ़लाँ चीज़ मुझे दो और मुझसे ये पैसे ले लो। आपसे उसने कहा कि आप मुझे ये कार दो अपनी, ठीक है, और उसकी वैसे प्राइस उसकी थी 5 लाख, उसने कहा कि भाई ये लो 2.5 लाख में मुझे दे दो, अदरवाइज़ मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, और आपने वो दे भी दी।
अब बाद में आप क्या करते हैं, आप कोर्ट में जाके ये कहेंगे कि मैंने जो ये कार दी थी तो ये मैंने कॉर्जन में दी थी, उस बंदे ने मुझे थ्रेट किया था, नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। तो यहाँ पर चूँकि कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था बट वो एक पार्टी उसमें क्या है उसको कैंसिल करना चाहती है और उसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। उस रीज़न क्या है उसके कि कॉर्जन है, फोर्स्ड टू साइन बाय थ्रेट और फिजिकल फोर्स ये रहा, और फ्रॉड यानी चीटेड विद लाइज और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगले बंदे ने आपको झूठ बोलकर कोई चीज़ बेची है, दी है, एग्रीमेंट किए। तो अब सेकंड पर्सन जो है जिसने एक्सेप्ट किया था वो कोर्ट में जाके वहाँ पर ये कह सकता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं लेकर जा सकता क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये वाइडेबल है, यानी जो ख़त्म हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो तो पढ़ के आए पीछे। अब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक पार्टी पे डिपेंड करता है कि अगर वो पार्टी अगली पार्टी उसको कैंसिल करना चाहती है तो वो हो जाएगा। उसके अलावा मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर उसके अंदर गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विदाउट इंटेंशन टू चीट। अब आपको ही कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी अपनी उस चीज़ के बारे में और आपने वो चीज़ अगले को दे दी। आपने कहा नहीं पूरी गाड़ी ओके है, इंजन फिट है, सब चीज़ें टायर फिट हैं, आपने गाड़ी दे दी। बट चूँकि उसके पास पहुंचने के बाद उस गाड़ी में ख़राबियां निकल आती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो चूँकि अब वो बंदा ये राइट रखता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को कैरी करे या उसको वाइडेबल करार दे दे और वो उसको छोड़ दे। ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसका मतलब ये है कि फोर्स्ड बाय समवन हु हैज़ पावर ओवर यू, बॉस और पार्टनर। मिसाल के तौर पर आप एक ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पर आपका बॉस है और वो आपको कहता है कि आप अपनी फ़लाँ चीज़ मेरे साथ उस पर एग्रीमेंट करें। अब चूँकि उस चीज़ की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो बहुत है। मिसाल के तौर पर छोटा मिसाल ले लें, फ़ोन है। अब फ़ोन के ऊपर वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर रहा है, तो वैसे जो फ़ोन है वो 5 लाख रुपए का है या 10 लाख रुपए का है, बट चूँकि वो आपका बॉस है, अब वो आपको ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं यार आप बॉस से पैसे लेंगे या बॉस जो है उससे आप इतने पैसे लोगे, 2.5 लाख ले लो इसके। तो आपने चूँकि ये देखा कि ये बॉस है और उसने वो इन्फ्लुएंस चलाया, आपने वो चीज़ दे दी। पर लेटर आप कोर्ट में जाके ये कहते हैं चूँकि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था मेरे ऊपर तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, तो कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी वाइड कर देगी। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वाइडेबल हैं जिसमें कॉर्जन हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, ऐसी तमाम चीज़ें जो होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकते हैं, वाइडेबल हो सकते हैं। सेक्शन 2J जो है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट का बताता है, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज वैलिड व्हेन इट वाज मेड बट लेटर बिकम्स अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ, सिंपली इट वाज गुड कॉन्ट्रैक्ट एट द स्टार्ट बट समथिंग हैपेंड लेटर दैट किल्ड इट। पहले वो वैलिड था बट बाद में कुछ ऐसी वजूहात हुई जिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अली कॉन्ट्रैक्ट्स टू सिंग एट अ वेडिंग, अली डाइज, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड। अब अली का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो उनकी शादी में जो है वो गाएगा, बट चूँकि शादी होने के टाइम या होने से पहले ही वो वफ़ात पा चुका है या पा गया है, तो अब चूँकि वो परफॉर्म नहीं हो सकता तो वो वाइड हो जाएगा। जब वो हुई थी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उस टाइम क्या था, वैलिड था, बट चूँकि वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए तो वो वाइड हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अली एग्रीज टू सेल हिज हाउस बर्न्स डाउन बिफोर डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। अली ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अपना घर बेचूंगा, बट चूँकि ये एग्रीमेंट तो हो चुका था, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका था जो कि इन्फोर्सिबल था लॉ के अकॉर्डिंग, बट वो घर ही जल गया। अब क्या है, वो वाइड हो जाएगा। इनिशियली वैलिड था बट बाद में वाइड हो गया। चेंज इन लॉ, ट्रेडिंग अ सर्टेन आइटम्स वाज लीगल, न्यू लॉ बैन्स इट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर दैट आइटम बिकम्स वाइड। अब ऐसी चीज़ों पे आपका जो है वो एग्रीमेंट हुआ जिसको जो नया कानून आया उसने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। मिसाल के तौर पर अली का बिलाल के साथ सिगरेट्स का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट चूँ ही अगले वीक में जो है वो सिगरेट्स के ऊपर पाबंदी आती है या कानून आ जाता है कि ये गलत है और ये इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अली एग्रीज टू बिल्ड अ ब्रिज, गवर्नमेंट ब्लॉक्स दैट एरिया इम्पॉसिबल टू बिल्ड। अब अली ने कोई ब्रिज बनाने की एग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, बट चूँकि गवर्नमेंट ने उस एरिया को ब्लॉक कर दिया तो अब चूँकि इम्पॉसिबिलिटी है वो नहीं बिल्ड हो सकती, तो ये चीज़ हमारी कंसीडर्ड होगी कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आज हमने
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेक्शन 2 का जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है वो पढ़ा हमने कि प्रपोजल यानी ऑफर मेड बाय वन पर्सन टू अनदर, प्रॉमिस यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस प्रॉमिस कहलाएगा, प्रोमिजर और प्रोमिजी यानी प्रोमिजर जो ऑफर देता है, प्रोमिजी जो एक्सेप्ट करता है, कंसिडरेशन यानी प्राइस ऑफ प्रॉमिस, समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यानी कोई ना कोई उसमें पैसे वगैरह वैल्यू वगैरह होनी चाहिए, एग्रीमेंट। ऑफर एक्सेप्टेंस जो है वो आपस में मिल के और उसके अंदर जब कंसिडरेशन आएगी तो वो क्या बनेगी, वो एग्रीमेंट बन जाएगी। फिर रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या है कि बोथ पार्टीज प्रोमिसेस ईच अदर, एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है, दूसरी पार्टी उसी सेम पार्टी से प्रॉमिस करती है, तो वो रेसिप्रोकल है। आप मुझे ये देंगे, अगले शख्स ने कहा मेरा प्रॉमिस है कि मैं अगली चीज़ ये आपको दूंगा, तो वो आपकी रेसिप्रोकल होगी। ठीक है, दोनों पे आप जो है वो प्रोमिसेस हैं। वाइड एग्रीमेंट नेवर इन्फोर्सिबल, नो लीगल वैल्यू ऑफ फ्रॉम द स्टार्ट, ऐसी एग्रीमेंट जो कि कोर्ट के अंदर इन्फोर्सिबल नहीं है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, तो वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी। ठीक है, उसके एसेंशियल थे 8, एक्सेप्टेंस, ऑफर, कंसिडरेशन, ये सब। फिर हमारा जो है वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था बट विक्टिम कैन कैंसिल इट इफ़ साइंड बाय फोर्स, यानी वो पहले वैलिड था बट विक्टिम है जो जिसको नुकसान हो रहा है उससे, वो उसको डिनाई भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आखिर में मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो मैं आपको सही समझा सका हूँ इस टॉपिक को, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें और एक अच्छी कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच।